तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं गेट ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले हिमांशु पपने, जिनको आप सब लोग जानते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। हम जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और हम जानेंगे कि आप किन टिप्स को फॉलो कर सकते हो अगर आपको भी गेट में टॉप रैंक हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने गेट AIR-1 हासिल करी। थैंक यू सर। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके? मतलब कुछ अंदर से कुछ महसूस हो रहा है, फिर आप नॉर्मल हो गए हो थोड़ा सा? सर मैं पूरा बताता हूँ। देखिए मैं ना 3 साल से भी प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, आफ्टर MSc। तो पिछले साल काफ़ी डिसेंट रैंक वगैरह आई थी, ठीक है। मैं लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 12 थी मेरी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मैं किसी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली कोई वैकेंसी वगैरह आउट नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने ऐसे एग्ज़ाम वगैरह दिया, नेट का एग्ज़ाम दिया, इसके बाद फिर टीफर का एग्ज़ाम दिया था, अभी गेट का एग्ज़ाम दिया था। तो परफॉर्मेंस मेरा सब में बढ़िया था। और तो जिस दिन गेट का एग्ज़ाम हुआ था उस दिन मेरे को लगा था कि पेपर मेरा ठीक ठाक हुआ, लेकिन जब बाहर निकल के आया, एनालिसिस किया, हमने खुद भी एनालिसिस की थी, तो यही था कि टॉपर के मार्क्स यही 70 के अराउंड बनेंगे। और मुझे तो जितने क्वेश्चन में लगा के आया था, लगभग मेरे पे 64 क्वेश्चन थे, तो मैंने पहले ही मैच कर लिया था मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो मेरे 76 मार्क्स बन रहे थे। तो मैंने ये डिस्कस भी किया था देवेंद्र सर वगैरह से कि 76 मार्क्स आ रहे करके। एक क्वेश्चन जो रह रहा था वो बाद में मैच किया था, तो सही हो गया मेरा। तो मेरे ऐसे 78-79 मार्क्स बन रहे थे उस टाइम पे। तो मुझे फील आ गई थी कि मैं हूँ पहले दूसरे नंबर पे, कोई एक बंदा ऊपर हो सकता है, वरना पहले दूसरे तीसरे पे मैं रहूँगा। तो ये था, पहले से मुझे लग गया था कि इस बार कुछ बढ़िया करने वाला हूँ मैं। तो ये आपने बताया कि आपने किस तरीके से आपको जो है AIR-1 आने पर आपको लग रहा, जो भी आपने बोला। तो अब हम बात करते हैं कि किसी बार आपकी जो गेट में रैंक थी वो AIR-12 थी, और अभी आपकी जो रैंक आई AIR-1। तो आप इस एक साल के सफ़र के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर बिल्कुल। एक्चुअल है ना, मैंने जो अपनी एक्चुअल में प्रिपरेशन की थी वो गेट 2023 के लिए की थी। मैं बता रहा हूँ अपना शेड्यूल बताता हूँ मैं सीधे। तो मैं मॉर्निंग में करीब 11 के आसपास उठता था और सीधे ही लाइब्रेरी वगैरह चला जाता था। उसके बाद 3 बजे आता था लंच के लिए, थोड़ा लंच वगैरह किया, उसके बाद सो जाता था दिन में मैं 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद मैं फिर वापस से लाइब्रेरी चला जाता था। फिर मैं डिनर के लिए आता था, और डिनर के बाद ऐसे ही घर बात की 1-1.5 घंटा, और उसके बाद मैं वापस लाइब्रेरी चला जाता था। फिर मैं 3 बजे आता था। और तो इस बीच में क्या क्या करता था मैं बताता हूँ। मॉर्निंग का जो मैंने अपना टाइम था वो डेडिकेट किया हुआ था, जैसे मेरे को रिवीजन करना है चीज़ें या मेरे को कोई नई चीज़ पढ़नी है। दिन में मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको करता था, और रात के टाइम में मैं PIQ करता था। PIQ मैंने करीब 4-5 बार कर लिए थे इसी ड्यूरेशन में, 3-4 महीने के ड्यूरेशन में। तो जो एक्चुअल में मेरी जो प्रिपरेशन थी वो गेट 2023 के लिए थी, और उस टाइम पे मैं कुछ सिली मिस्टेक्स कर गया था एग्जाम में। जैसे कहीं एक क्वेश्चन आया था अपना परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछी थी, मैं खाली ट्रांसमिटेंस निकाल के लिख के आ गया था वहाँ पे। तो इस तरीके की गलतियों की वजह से वहाँ पे मैं उतना बढ़िया नहीं कर पाया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार मेरी प्रिपरेशन उतनी दमदार नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो पुराना हार्डवर्क था, हाँ, उसने पे ऑफ किया इस बार। ओके, तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना होता, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही करने होते हैं, अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो। दूसरा कि आपकी अभी की मेहनत, आपने 6 महीने में कितनी मेहनत करी वो शायद ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपने पीछे से कितनी मेहनत करी थी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गेट का एग्ज़ाम जो है ना, काफ़ी अभी जैसे जब से MSQ इंक्लूड हुए तो काफ़ी डेप्थ वगैरह में अगर नॉलेज है तो तब आपके मार्क्स अच्छा आ सकता है, क्योंकि MSQ का जो वेटेज है अभी बढ़ता जा रहा है। अगर आप पहले देखोगे 2021 का तो उसमें MSQ हम थे, और धीरे धीरे MSQ और NET का जो सेक्शन उन्होंने बढ़ा दिया है अभी। तो इस वजह से अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स गेन करने गेट एग्ज़ाम में, तो उसमें आपकी इन डेप्थ नॉलेज भी मेरे को लगता है कि चेक होती है। हालांकि जैसे कंपैरिजन करते हैं नेट और गेट का, तो नेट के एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, लेकिन वहाँ पे चॉइस ज़्यादा होती है, तो करना ना थोड़ा आसान सा रहता है। लेकिन गेट एग्ज़ाम में अपना क्या रहता है कि चॉइस नहीं रहती है, तो जितना है तुम्हें सब कुछ करना है। तो उसके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सिंपल सवाल मेरा भी है कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा रहा है? आपकी स्कूलिंग, या फिर आपका कॉलेज, या फिर आपका IIT बॉम्बे?
तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अपनी जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन वगैरह वो मैंने नवोदय विद्यालय से ली हुई है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था ग्रेजुएशन के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपनी IIT बॉम्बे से की थी। तो सभी को पता है कि नवोदय की जो लाइफ रहती है ना, वो मतलब पूरी वाली रहती है। मतलब बॉयज़ हॉस्टल होता है तो वहाँ पे मतलब अलग ही लेवल का हो रहता है कि मतलब सब एक साथ, मतलब कोई मतलब बॉयज़ हॉस्टल में अपना कोई बाथरूम भी नहीं था कोई सेपरेट, तो पूरा एक फर्श था, बस उसी में सब लोग ऐसे एक साथ नहाते थे। तो मतलब इसी तरीके के बहुत सारे मतलब किस्से हैं वहाँ पे। मतलब वो जो पार्ट है वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था। उसके बाद मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था इनिशियली, तो उतना बढ़िया यहाँ पे मतलब चीज़ें एक्सप्लोर कर नहीं पाया जितना कर सकता था। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, देखता भी था लेकिन कर नहीं पाता था, और ऐसे ऐसे ही अपना टाइम निकल गया। फिर जब JAM का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो उसके बाद IIT, मतलब इनिशियली मैंने जो ड्रीम लिया था वो IIT दिल्ली का लिया था कि मतलब JAM एग्ज़ाम अच्छा हुआ और उसके बाद IIT दिल्ली में एडमिशन ले लूँ। फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि काफ़ी मतलब बढ़िया रैंक है तो IIT बॉम्बे के लिए ऑप्ट करो, वहाँ पे मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब उनका जो एक्सपीरियंस टाइप का था उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने बोला कि IIT बॉम्बे ज्वाइन कर लो, हाँ मतलब कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है, मतलब बेटर है नहीं। कुछ चीज़ों में IIT दिल्ली बहुत बढ़िया है और कुछ चीज़ों में IIT बॉम्बे भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया, तो उस टाइम पे या था कोविड का टाइम था, और मतलब जो मेरा पहला साल वो आज के हिसाब से मतलब टोटली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वो एक साल जो था हमने घर पे निकाला है पूरा। तो उसमें मतलब था क्या कि अपनी मॉर्निंग में क्लास लगती थी ऑनलाइन, तो मैं उसके लिए क्या करता था, घर में इंटरनेट वगैरह चलता नहीं था, तो मैंने टाउन में एक शहर लिया, मतलब टाउन में एक रूम लिया हुआ था। हमारे घर से नज़दीक एक टाउन है जहाँ इंटरनेट वगैरह बढ़िया चलता है, तो वहाँ पे मैंने एक रूम ले लिया था। तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे निकल जाता था, 8:30 पे वहाँ पहुँचा, क्लास वगैरह ली, 11 साढ़े 11 पे ख़त्म हो जाती थी। एक क्लास शाम को 3:30 से 4 होती थी, तो उसके लिए मेरे को रुकना पड़ता। तो बीच में जो ड्यूरेशन मिलता था उसमें मैं बुक्स वगैरह रीड करता था। मतलब जैसे उस ड्यूरेशन में इनऑर्गेनिक की मिली 2 बुक, जैसे एक कॉटन और विल्किंसन है, वो मैंने काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सटेंड में कवर कर ली थी, और उसका मेरे को बहुत हेल्प नहीं मिला उससे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो सारी बुक से आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली उस बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मे बी मैंने वो पढ़ रखी है इसलिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसको वाला मेरे को एडवांटेज मिला था। और उसके बाद जब मतलब धीरे धीरे कैसे टाइम निकल गया, तो सेकेंड ईयर में हम वहाँ चले गए अपने कैंपस में, और उसके बाद इनिशियली 1-1.5 महीना वैसे नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मतलब थोड़ा सा लाइफ चेंज सी होगी मेरी। लैबमेट्स वगैरह से मिला, फिर फ्रेंड भी बन गया वहाँ IIT में काफ़ी सारे। लेकिन जो मेरा मेन जो मतलब काफ़ी बढ़िया टाइम निकला IIT में, और मेरे जो लैब मेट्स थे उनके साथ निकला बढ़िया। मतलब दिन में लैब में काम करते थे, शाम को वही लोग पार्टी आर्टी में लेके आते थे इधर, कभी कभार जैसे क्लब चले गए, या कभी वहीं अपनी कैंटीन वगैरह तो वहाँ लेके शाम को ऐसे ही मतलब ऐसे ही काफ़ी मतलब डिस्कशन भी होता था, उसके साथ साथ इंजॉय भी होता था। आपने जैसा कि बताया कि आपकी ज़िंदगी में 2 पार्ट थोड़े से ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल या फिर अहम रहे। एक तो आपका स्कूलिंग का आपने बोला, और दूसरा आपने IIT बॉम्बे में जब आप वहाँ पर गए, एंटर किया आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर किया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग एक नॉर्मल MSc और IIT से MSc में एक डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों का ज़्यादा पता लग जाता है, आप एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाते हो, आपको जॉब्स के बारे में ज़्यादा पता लगता है, तो इसीलिए IIT से MSc करना थोड़ा सा मतलब बेहतर माना जाता है। मतलब इसको भी मैं थोड़ा सा मतलब कई चीज़ों में, जैसे मैं बोलता हूँ अगर आपको फ्यूचर में PhD के लिए कहीं ऑप्ट करना है, बाहर जाना है, तो अगर आपका मतलब परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं भी एकेडमिकली, लेकिन IIT का जब रेफरेंस लगता है तो मतलब चीज़ों में तुम कहीं ना कहीं ऊपर आ जाते हो। लेकिन अगेन अगर एट द एंड तुम्हें वही अगर गेट क्लियर करके PSC वगैरह में जाना है तो उतना मतलब ह्यूज डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो क्योंकि तुम कहीं से भी करो, लास्ट में गेट एग्जाम निकालो और PSC ज्वाइन कर लो, उसमें कोई ऐसा खास एडवांटेज मिलता नहीं है कि तुम IIT से तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, और वो सही चीज़ भी है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। IIT से करने का एक एडवांटेज है, गेट की प्रिपरेशन तो बच्चा नॉर्मल जगह से भी कर सकता है MSc करने वाला, चाहे वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहा हो, प्राइवेट से कर रहा हो, या फिर DU से, JNU से, IIT से, कहीं से भी कर रहा हो। लेकिन एक डिफरेंस जो मैंने फील किया मेरी पर्सनल लाइफ में भी अभी तक, वो ये है कि IIT में जब आप होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शंस का पता लगता है, आपको बहुत सारी PSUs का पता लगता है, आपको बहुत सारे अलग जॉब्स का पता लगता है जो नॉर्मल जगह से प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कभी भी पता नहीं चलता है। तो इसके लिए अगर आप बच्चों को कुछ सजेस्ट करना चाहें, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, जब कोई बच्चा नॉर्मल जगह से MSc कर रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको भी पता लगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में? मतलब
आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया वगैरह जैसे अपना लिंक्डइन है, काफ़ी मतलब वैरायटी प्रोवाइड करता है। तो एक तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, अच्छे पेजेस को फॉलो करो, और उसके अलावा काफ़ी सारी साइट्स हैं। जैसे अगर किसी को इंटर्नशिप वगैरह करनी तो naukri.com पे बहुत सारी इंटर्नशिप वगैरह और ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह आती हैं, तो आप उस पर जाके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मतलब मेनली अगर आपको, जैसे मैं PhD के लिए बताता हूँ, PhD में कहीं ऑप्ट करना है तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आइदर आप कहीं मतलब इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट पे, या आप क्या कर लो 6 महीने का काम या वर्क एक्सपीरियंस ले लो किसी इंडस्ट्री से। हाँ मतलब हाँ, किसी इंडस्ट्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इजीली MSc के बेसिस पे मतलब जॉब मिल जाती है। हालांकि इनिशियली जो सैलरी पैकेज रहता है उतना बढ़िया नहीं रहता, लेकिन जो आपको तो वहाँ पे मतलब जाके काम सीखना है ताकि आप आगे अपना जो प्रोफाइल है पोर्टफोलियो से स्ट्रॉन्ग कर सको और इजीली आप कहीं ना कहीं रिकमेंड हो जाओ चीज़ों के लिए। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। और IIT में मतलब क्या रहता है ना, मतलब वहाँ पे पहले से ही अलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो बीच बीच में सेमिनार वगैरह होती हैं, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह होती हैं, तो उससे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन अगर हम देखें ना तो कॉलेजेस वगैरह में भी रहता है सेमिनार वगैरह, लेकिन वो उतना सीरियसली लेते नहीं उन्हें। तो मैं ये बोलूँगा कि जब कोई ऐसे जॉब ओरिएंटेड हमारा सेमिनार वगैरह चल रहा है तो उन्हें मतलब डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए, काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो सर एक ये चीज़ मैं ऐड ऑन करता हूँ। मैं इसमें एक और चीज़ निकल कर आई हमारी इस बात से कि जब भी कहीं आप पहली बार ज्वाइन करते हो ना, कहीं भी, जैसे आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी ज्वाइन करो, आप वहाँ पैसे के लिए ज्वाइन ना करें, आपको वहाँ पर सीखने के लिए ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कहीं भी इनिशियली ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सबसे पहला काम होता है सीखना। अगर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख जाओगे तो पैसा तो आप अपने आप कमा लोगे, वो एक सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। मतलब इनिशियल 6 महीने 1 साल तक तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप सोच सकते हो इस बारे में। इनिशियली बस आप इतना देखें कि आप अपना काम अच्छे से चला सकें, आप इस तरीके से प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर कहीं टीचिंग जो भी आपका मन आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब थोड़ा सा और गेट की प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे पहला मेरा सवाल है कि आप लोग टाइम मैनेज कैसे करते हैं? मतलब कोई भी जो टॉपर होता है किस तरीके से टाइम मैनेज करके चलता होगा? सर टाइम मैनेजमेंट का तो मैं जैसे बता रहा था कि मैंने एक फिक्स शेड्यूल सा बनाया था कि मेरे को डेली का रिवीजन तो करना है। रिवीजन मतलब बहुत अटमोस्ट चीज़ आ जाती है इस स्टेज पर आगे, क्योंकि अगर तुमने कुछ पढ़ा और तुम उसके बाद भूल गए तो मतलब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब लास्ट में अगर मान लीजिए मैंने कोई फार्मूला पढ़ा और वहाँ पे मतलब याद नहीं आया मेरे को, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन के लिए मैंने जैसे पहले बताया, मैंने ऑलरेडी टाइम यहाँ पर अलॉट किया हुआ था कि मॉर्निंग के टाइम पर जब मैं लाइब्रेरी वगैरह जाऊँगा या रूम पर भी रहूँगा तो उस टाइम पे मैं रिवीजन करूँगा, भले ही कोई भी दिन हो, मेरे को उस दिन रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि और क्वेश्चन भी मतलब ना थोड़ा उस तरीके की होना चाहिए एग्जाम के मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हाँ रेलेवेंट हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो उसके लिए मतलब मैंने ऐसे ही उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह से और अपने दोस्तों से कोचिंग वगैरह का कुछ एक मटेरियल, जैसे किसी ने कहीं से कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह बाई किया या कोई मतलब इस तरीके से कहीं से कोई चीज़ अरेंज की जैसे, तो मैं वो चीज़ ले लेता था उनसे। और उसके लिए मैंने अलग से टाइम, जैसे मैं लंच के बाद जाता था, उस टाइम पे बहुत नींद सी आती है खाना खाने के बाद, हालांकि मैं सो के जाता था उसके बाद भी मतलब नींद खुलती नहीं थी। तो मैंने वो जो टाइम था वो इस तरीके से अलॉट किया हुआ था कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिससे कि अब मतलब नींद भी ना आए और अपना काम भी बन जाए। और फिर उसके बाद जैसे PYQ मैं अगेन बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैं डेली शाम के टाइम पे जाके आइदर PYQ करता था या उसी में मैं जैसे कोई छोटा मोटा टॉपिक है, जैसे मतलब ये है कि गेट एग्जाम में जाना है तो सारे के सारे टॉपिक करने हैं, कोई भी टॉपिक हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो जैसे उस टाइम में जाता था तो कोई छोटा जैसे ESR उठा लिया मैंने, तो उसको मैं उस टाइम पे कर लूँगा, ठीक है। और बाकी जो बड़े टॉपिक हैं उनको तो मैं पूरा एज सच पूरा का पूरा पढ़ता था, और कभी मैंने उन चीज़ों के मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए। लेकिन जैसे कुछ एक टॉपिक है जैसे मोज़बार है, तो उसमें एज सच कुछ खास आता नहीं है अपना, तो उसको मैंने 3-4 पेजेस में निपटा के और बाद में एक पेज में समराइज़ कर लिया कि कभी भी कुछ भी आए तो मैं उनको एक पेज मतलब अगर 5-7 मिनट में कवर करना है तो उसको मैं उसमें कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने सर अपना पूरा शेड्यूल बनाया। मतलब कि मैं थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करके बताता हूँ। जो आपके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे ESR है, EPR है, मोसबोर है, सरफेस केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, आप इन टॉपिक्स को छोड़ के ना जाएं। आप इन टॉपिक्स को शॉर्ट में निपटा सकते हैं। आप 5-6 पेजेस के अपने हैंड रिटन शॉर्ट बना सकते हैं, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, और इन टॉपिक्स में मतलब एक खास बात भी है, बस खाली करके जाना है, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा।
बाकी क्वेश्चन बाकी टॉपिक्स की तरह ये नहीं कि यार बहुत लॉजिक लगाना है, क्योंकि देने वाले topic हाँ नहीं। मतलब इनमें ये रहता है ना कि यार बिल्कुल नए टॉपिक रहते हैं, तो मतलब जो बेसिक स्टार्टिंग की चीज़ें मतलब ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाता एग्जामिनर, सीधे पूछ ले, जैसे नंबर ऑफ लाइंस पूछ ली तो वो बस खाली अगर तुम्हें आता है तो आता है, वरना तुम बस खाली एग्जाम में फिर उसे देखते रह जाओगे। हाँ, जैसे एफ ब्लॉक में आता है सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको पता था आप मोस्टली क्वेश्चन एफ ब्लॉक के सोल्व कर सकते हो। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बोला कि आपको अपना जो टाइम है ना वो स्लॉट में फिक्स करना पड़ता है, आपको स्लॉट डिवाइड करने पड़ते हैं। दूसरी बात कि जब भी आपको, जैसे आप खाना खा के पढ़ने बैठते हो जनरली आपको नींद आ जाती है, तो आप उस टाइम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो अपना स्लॉट है वो रखिए, ताकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी उस टाइम पे। मतलब जब भी आपका लेजीनेस का टाइम होता है तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला स्लॉट अपना रख सकते हैं। दूसरी बात मैं जो ऐड करना चाहूँगा इसमें कि मान लीजिए आप एक शेड्यूल बना लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, आपको उसको चेंज नहीं करना है हर रोज़। मेरे अकॉर्डिंग जब आप उसको हर रोज़ बदलते हो ना तो फिर आप कहीं नहीं पहुँच पाते, आप वहीं के वहीं रह जाते हो आई थिंक, है ना। मतलब एक सिलेबस मतलब एक टाइम टेबल बना लो, उस पर स्टिक रहो। हालांकि अगर तुम्हें कुछ लग रहा है ना कि इस टाइम में मेरे को ये करना है तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन रोज टाइम टेबल बदलने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको प्लान पर रिजिड रहना पड़ेगा। जब तक आप अपनी चीज़ों पर रिजिड नहीं रहोगे आप नहीं सक्सेस होगा। यस सर। तो एक और मेरा सवाल है, मतलब बच्चों का ही सवाल है कि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे एमएससी फर्स्ट ईयर में है ना। तो एमएससी फर्स्ट ईयर वाला बच्चा चाहे वो कहीं से भी कर रहा हो, कॉलेज में उसको जाना ही पड़ता है, तो वो किस तरीके से अपना टाइम दे सकता है, मतलब हर रोज के कितने घंटे सफिशिएंट है कि वो लगातार 1.5 से 2 साल अगर देगा तो उसकी गेट में अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एमएससी फर्स्ट ईयर सबसे बढ़िया टाइम होता है मतलब गेट एग्जाम या नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। मतलब मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर में पहले 2-3 महीने अगर आपने थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए कॉलेज वगैरह नई जगह जाते हैं तो एक्सप्लोर करने में निकाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आप डेडिकेट होकर एग्जाम्स के लिए कर सकते हो। मतलब ज़्यादा करना भी नहीं होता, अगर तुम डेली का 1-1.5 घंटा निकालोगे नई चीज़ों के लिए। बाकी तुम्हारा एमएससी का जो चल रहा है उसको तो आप क्लास में पढ़ ही रहे हो, तो वो तो तुम्हारे लिए एडिशनल मतलब फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो अगर तुम डेली का नई चीज़ों के लिए, जैसे नया टॉपिक तुम्हें कोई करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए तुम 1.5 घंटा निकाल सकते हो। मतलब क्योंकि हालांकि शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहता है एमएससी में, कि उस तुम्हारी क्लासेस चलती है, एमएससी प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, तो उसके अलावा लेकिन फिर भी मतलब 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम 1.5 घंटे में से मतलब एक इफेक्टिवली 45 मिनट की पढ़ाई भी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा एड ऑन करती है। जब तुम समझ लीजिए कि इसी तरीके से तुम 1.5 साल पढ़ाई कर रहे हो, एमएससी फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें 3rd सेम में जाके ही या 4th सेम में जाके हमें एग्ज़ाम देना होता है गेट का। तो ये समझ लीजिए 1.5 साल तक जब आप रेगुलरली इस चीज़ को करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें बाकियों से एज देगा। जैसा कि मैं भी हमेशा बोलता हूँ, आप हर रोज ये ना सोचे कि आप 3 घंटे एमएससी के दौरान टाइम दे देंगे, आप हर रोज का 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा दे सकते हैं। जब आप महीने में कैलकुलेट करोगे तो 30 घंटे बनते हैं, साल में कैलकुलेट करोगे तो 360 घंटे बनते हैं, और 2 साल में कैलकुलेट करोगे तो 720 घंटे बनते हैं। इतने घंटे अगर आप पढ़ लोगे ना, मतलब मैटर यहाँ पर क्या कर रहा है, मैटर यहाँ पर कर रहा है रेगुलरिटी। आप जैसा कि हमने पिछली बात पे भी बोला कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और मैं जिंदगी में यही चीज़ मानता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंसी से कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। आपने, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता भी हूँ, जैसे पानी की बूंद अगर किसी पत्थर पर बार बार गिरती है तो शुरू में तो पत्थर को फर्क नहीं पड़ता, बाद वो उस पत्थर को भी तोड़ देती है। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो एक ही जगह पर गिर रही है। आपने घरों में भी एग्जाम्पल देखा होगा, जब कहीं आपका टैप होता है, टैप की ड्रॉप नीचे गिरती है ट्रैप से, तो वहाँ पर वो कर देते हैं, अपनी शेप बना देती है। तो इसी वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी और स्मार्टनेस, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। सर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मतलब अगर ना, मतलब मैंने जो चीज़ें फॉलो की है, मैं काफ़ी मतलब पहले से ये चीज़ करते आ रहा हूँ और इस चीज़ का मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी मिला कि अगर कोई टॉपिक ना, अगर तुम बहुत इन डेप्थ में समझना चाहते हो, किसी में तुम्हारा इंटरेस्ट वगैरह आ गया, और अफकोर्स गेट एग्जाम का तो सिलेबस में लगभग सब कुछ रहता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा किसी चीज़ को डिटेल वगैरह में मतलब समझना चाहते हो तो NPTEL कोर्सेज उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब काफ़ी, एक तो बस उनका एक ही लिमिटेशन है, वो सुपर बोरिंग है, लेकिन अगर तुम नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मतलब वो मतलब टॉप नॉच है, उनसे मतलब ऊपर, हाँ उनसे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और तो और एडिशनली आप सीखोगे। मैंने खुद ने भी काफ़ी टॉपिक्स में उनको फॉलो किया है, और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने तब तो फॉलो नहीं किया था, लेकिन प्रिपरेशन के बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो तब मैंने उन लेक्चर्स को फॉलो किया था। लगभग मैंने भी सर अपना जो पहला कोर्स था वो BSc 3rd ईयर में स्टार्ट किया था, और मैंने पहला कोर्स जो है क्वांटम केमिस्ट्री का ही किया था उस टाइम पे। हाँ, अब एक और बात करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का सवाल होता है कि
शॉर्ट नोट्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? फिर मैं अपने भी बताऊंगा, एक बार आप अपने बताइए, हो सकता है मैच करें हमारे थॉट्स। मतलब मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है जो बड़े टॉपिक हैं तो उनमें शॉर्ट नोट्स का ऐसा कुछ खास रोल होता नहीं। अब सपोज़ कीजिए आप नेम रिएक्शन में शॉर्ट नोट्स बनाए तो इतनी सारी नेम रिएक्शन आप कहाँ तक उनके नोट, मतलब कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता था कि जो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है वो ऑलरेडी शॉर्ट में है, ठीक है। तो उनको अगर मैं कंसाइज कर लूँगा तो फिर मैंने क्या ही पढ़ा एक हिसाब से, मैं क्या कंसाइज करूँगा उसमें, मतलब खुद मतलब एक तो मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या कंसाइज करूँ। जैसे रिएजेंट है, रिएजेंट में कुछ एक चीज़ें हैं जिनका चलो रोल मतलब याद करना है मुझे, तो उन चीज़ों को मैं लिख लेता था पर्टिकुलरली, लेकिन अगेन इतने सारे रिएजेंट हैं तो मैं किस को मतलब वहाँ पे शॉर्ट में करूँ। मतलब आप सिस्टमेटाइज कर सकते हो, शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसे अगर रिएजेंट पढ़े तो उसमें एक ही रिएजेंट के बहुत सारे रोल होते हैं, तो अगर तुम वो सारे रोल भी लिखोगे तो तुम्हारे ऑलमोस्ट उतने ही पेज भर जाएंगे जितने तुमने नोटबुक में अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स में मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स का एज सच कुछ खास रोल होता है, लेकिन अगेन जैसे ESR है, मोसबार है, या इसके अलावा अपना बायोमोलिक्यूल्स है, तो इन चीज़ों को हम कंसाइज कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं और इनमें ज़्यादा टाइम देने का मतलब इनसे इतना इन डेप्थ तो पूछा भी नहीं आता, तो इन चीज़ों में हम शॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों जैसे। तो ये बोलूँगा कि जो छोटे टॉपिक्स हैं तो उन चीज़ों को समराइज़ करके नोट शॉर्ट नोट बना सकते हैं, लेकिन जैसे बड़े टॉपिक हम जैसे काइनेटिक्स में इतना ज़्यादा मतलब क्या ही शॉर्ट नोट बनाएंगे। और मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ शॉर्ट नहीं होता, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हो या फिर आप कहीं से भी गेट का, नेट का, जैम का प्रिपरेशन या फिर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको है ना पूरी की पूरी ग्रेजुएशन और पूरी की पूरी मास्टर्स 5 साल का जो आपका सिलेबस होता है कोचिंग में आपको 5 से 6 महीने में पढ़ाया जाता है, तो उससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता। तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकालिए कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स को फॉलो ना करें, मैं तो यही कहूँगा हमेशा। हाँ, कुछ टॉपिक्स के जैसा कि सर ने बोला कि आप उनके शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको शॉर्ट नोट्स को फॉलो करना चाहिए। मैं हर बार यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको रिवाइज करना होगा आपको पूरी की पूरी नोटबुक को ही रिवाइज करना चाहिए, पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज करने चाहिए। रिवीजन में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, मतलब रिवीजन इतना ज़्यादा कर ले रहा है कि मतलब अपनी नोटबुक याद हो कि मतलब बिना देखे ही पता हो कि इसके बाद क्या आने वाला है। जब तुम इतना रिवीजन कर लोगे ना उसके बाद तुम्हें वो शॉर्ट नोट ही लगेगा, मतलब तुम 15-20 सेकंड में ही ना, मतलब 15-20 मिनट में, सॉरी मिनट में ही पूरा का पूरा कर लोगे, भले ही वो 30 पेजेस है या 40 पेज है। किसी टॉपिक में ज़्यादा पेज होते तो मतलब 1 घंटे में हो जाएगा, उनसे बढ़िया होता है। तो अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उससे मार्क्स भी ज़्यादा ही खींचेंगे, तो उसको ज़्यादा टाइम डिवोट भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अभी एक और सवाल कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके की अभी तक कुछ रहा ऐसा? एज सच डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं रहा, बस मतलब जो मेरा MSc के टाइम पे जो रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया था ना, मैं उसमें ऐड करूँगा। मतलब मैं बिंज वॉचिंग करता था नेटफ्लिक्स वगैरह पे, मैंने वही मतलब चलता था ऐसे ही, मतलब मैं क्या एक जुगाड़ कर लिया था एक अकाउंट अपने वही PhD वाले फ्रेंड्स से जो लैबमेट्स थे, और इस तरीके से मतलब वो चल रहा था कि जैसे किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है, जैसे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो। UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था सीरीज़ ख़त्म करने में। बताता हूँ, जैसे गेट एग्ज़ाम था अपना उस टाइम पे था 6 तारीख को था 2022 में, मैंने 3 तारीख को स्ट्रेंजर थिंग स्टार्ट की थी और 3 दिन में मैंने 3 के 3 उसके सीज़न ख़त्म कर दिए, ठीक है। और उस टाइम पे फिर वो चौथा आया नहीं था तो बाद में देखा ऑफकोर्स, लेकिन गेट एग्ज़ाम की जो पहली रात थी, मतलब जैसे 5 की रात है और 6 को एग्ज़ाम है, तो उस रात को मैंने तीसरा सीज़न पूरा ख़त्म किया था सुबह 7 बजे तक, फिर दिन में मैं एग्ज़ाम देने गया था। उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मतलब उस चीज़ का मेरे को वो नहीं है कि मतलब एक इस चीज़ का मेरे को गम है कि मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन कर सकता था, क्योंकि एक तो उस टाइम पे क्या था, कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, तो मतलब बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अच्छे मार्क्स ग्रैब करने की। बस इस चीज़ का है, बाकी मतलब मैंने वहाँ पे मज़े भी बहुत किए, तो और वो टाइम लौट के भी आएगा। मतलब रैंक के 1 साल पीछे हो सकती है, जॉब 1 साल पीछे हो सकती है, रैंक तो आई गई है उसमें आपको। हाँ, मैं वही मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर किसी का रिजल्ट 1 साल अगर पीछे हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद ना तुम्हें 6-7 महीने मतलब मेहनत करनी है, क्योंकि मतलब 6 महीने 1 साल की मेहनत तुम्हें मतलब बाकी दोस्तों के मुकाबले कहीं ना कहीं 2-3 साल आगे पुश कर देती है। मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे जिन फ्रेंड्स ने उस टाइम पे मेहनत की थी तो वो आज कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे है मेरे से, लेकिन अगेन मतलब रिग्रेट नहीं है चीज़ों का, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कुछ मज़े नहीं किया तो आज कर रहे हैं। और अभी मतलब मैंने उस टाइम पे काफ़ी वो कर लिया, तो अभी मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं मतलब वही, हाँ मतलब वही रहता है। मतलब किसी ने 6 महीने ज़्यादा वहाँ पे मज़े कर लिए तो यहाँ पे 6 महीने कम करेगा, और अगेन जब आप सम अप करोगे तो बराबर इक्वल हो जाता है। मतलब जिंदगी में आपको कभी तो मेहनत करनी पड़ती है, किसी ना किसी फेज में तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप इनिशियली कर लेते हो तो बाद में थोड़ा सा एंजॉय कर लोगे, अगर इनिशियली एंजॉय कर लेते हो तो बाद में आप
मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक डिसएडवांटेज ये रहता है एमएससी के बाद, थोड़ा सा मतलब ना हेक्टिक हो जाता है। मतलब वही चीज़ है कि तुम एमएससी करके बाहर निकल चुके हो तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा, मतलब 6-7 महीने का पीछे आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें एक बार 6 महीने अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि वो मेहनत तुम्हें कहीं ना कहीं वही चीज़ है आगे अपने, मतलब जो तुम्हारा कंपटीशन है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं आगे पुश कर देती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि सर ने किस तरीके से फॉलो किया था और किस तरीके से इन्होंने खुद ने प्रिपेयर किया था। अब मैं इनसे जानता हूँ कोई लास्ट टिप जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। लास्ट टिप तो यही है कि अभी मतलब 1 साल है एग्ज़ाम को, या अगर आप अभी मतलब जो अभी अगला जो नेट आने वाला है इसमें तो मैं क्या ही बोलूँगा, अभी इसमें तो जिसकी प्रिपरेशन है वो करेगा, क्योंकि अगेन वही है कि मैंने अपना जो बताया पूरा 2-3 साल की मेहनत थी। तो मतलब लॉन्ग टर्म की मेहनत एग्ज़ाम में काम आती है। बाकी अगर तुम्हें खाली एग्ज़ाम क्लियर करना है ना जैसे नेट का, तो उसके लिए तुम अभी कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बिल्कुल जम के, तो वही है। लेकिन अगर किसी को दिसंबर के लिए जैसे प्रिपेयर करना है या गेट के लिए प्रिपेयर करना है तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है, आप डिटेलिंग में चीज़ें कर सकते हो, समझ के चीज़ें कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यही चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे कोई टॉपिक करते हो तो उसके बाद उस टॉपिक के 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। और मतलब मैं अपना मिनिमम 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि सारे एक ही जैसे कर रहे हो, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए उसमें। तुमने ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन लगाए एक ही जैसे, तुम मतलब ये ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है कि तुम 50 क्वेश्चन लगाओ, उसमें 30 अलग अलग टाइप के हो, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। और मतलब मेरा जो करने का तरीका था, मैं क्या करता था, एक नोटबुक में क्या करता था, 1 से 10 तक नंबरिंग लिखी, आगे एक ब्लैंक कॉलम छोड़ दिया, उसके 11 से 20 तक नंबरिंग की, उसके आगे ब्लैंक कॉलम छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या करता था, उसमें लिख लेता था, जैसे पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर मेरा बी आया, तीसरे का सी आया, या मेरा 10वें का डी आया। और उसके बाद क्या करता था, जब 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए, 30 क्वेश्चन मैंने कर लिए, उनके उनको मैच कर लेता था। फिर देखता था कितने सही हो रहे, नंबरिंग देता था, खुद ही निगेटिव करके मतलब लास्ट में चेक करता था कितने नंबर आ रहे। और उसमें मतलब जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे उनको मैं राउंड कर लेता था, गोला कर लेता था। और उनका मैं क्या करता था, मतलब उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था कि यार कैसे हुआ ये हो। उनका सॉल्यूशन अगर कहीं से हो पा रहा है या किसी दोस्त को भेज के या कहीं से भी अगर मिल रहा है यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ पर से देख लेता था जल्दी से। और फिर मैं जो राउंड किए हुए क्वेश्चन है, मतलब मेरी पूरी नोटबुक बनी थी जिसमें बस खाली आंसर शीट टाइप की, मतलब ये मार्कशीट टाइप की बनी थी मेरी। तो वो जो राउंड किए हुए क्वेश्चन थे उनको मैं 15-20 दिन के बाद जैसे इस तरीके से देखता था, ताकि जो चीज़ मैंने पढ़ी थी मेरे को याद है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस तरीके से करते हो ना चीज़ों को, तो जो आप गलतियाँ कर रहे हो उनको भी यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हो। तो मतलब कि जब भी आप कोई मिस्टेक कर रहे हो कहीं से भी, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपको उसको लिख लेना है, ठीक है, और आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना है ना। यही आप बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, कि आपको उसको रिपीट करके रिवाइज करना है। क्योंकि जब आप एक गलती करते हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसको कहीं ना कहीं लिख लेना है और फिर आपको उसको कुछ दिन बाद फिर से पढ़ना और रिवाइज करना, इतना ही आपको करना है। जैसे कि अपनी मतलब जो गलती वो भी पता चले और वो रेक्टिफाई हो जाए। हम मतलब उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ गलत की थी, लेकिन वही अगर हम बाद में भूल गए तो दोबारा वो गलती करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 15 दिन या हफ्ते भर बाद अगर उसको दोबारा कर लेते हैं तो फिर मतलब बार बार लिखने से ना चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। और एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगा कि अपने मतलब अपना सिलेबस सबसे पहले ना मतलब 80-90% सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, उसके बाद चीज़ों की ओर भागना चाहिए। यार ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। सिलेबस कंप्लीसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि जब 2022 का गेट था मेरा, तो उस टाइम पे मैंने कुछ एक टॉपिक किए थे और वो भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं किए। तो जो चीज़ें मुझे आती थी मैं कुछ एक चीज़ें वो भी गलत करके आया था। हालांकि उस टाइम पे प्रिपरेशन भी कुछ खास नहीं थी, और प्रिपरेशन खास ना होने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था कि मेरी उस टाइम पे मतलब रिवीजन नहीं थी बिल्कुल भी। मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती थी लेकिन एग्ज़ाम में गया तो मतलब भूल गया। जैसे उस टाइम पे एक ये क्या बोलते हैं N2H2 रिडक्शन आया था, ठीक है, हाइड्राजीन रिडक्शन आया था। तो मतलब पढ़ी हुई चीज़ थी और वहाँ पे जाके सिंपल से 4 ऑप्शन थे, जिसको पता था कि स्ट्रेन बॉन्ड को रिड्यूस करता हूँ, सीधे उसका आंसर लगा था, लेकिन मैं वो चीज़ वहाँ पे गलत करके आ गया। तो यही बोलूँगा कि रिवीजन करते रहिए अपना, बस वो इम्पोर्टेंट है। मतलब लास्ट मिनट टिप यही रहेगी कि लास्ट टाइम मतलब जैसा भी अगला एग्जाम आ रहा, तो उसके लिए आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना और प्रैक्टिस मतलब जो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी ज़्यादा चीज़ों की ओर को नहीं भागना। मतलब ज़्यादा मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये मिल रहा है वहाँ से मिल रहा है, बहुत लिमिटेड चीज़ों की ओर को स्टिक रहो, ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करनी। जितना करो अच्छे से करो। एक लास्ट टिप मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि आपको है ना, जितना भी अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास जितना भी समय है, या फिर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास जितना भी समय है, उस टाइम को डिवाइड करिए। उस टाइम में अपने सिलेबस को डिवाइड करिए।
अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो टाइम है उसको भी डिवाइड करिए, और उसके बाद आप हर रोज़ का टारगेट सेट करिए। जब भी आप कभी रात में सोने जा रहे हैं, सोने से पहले आप ये लिखेंगे कि मैं कल को क्या करूँगा, और आप उस टारगेट को पूरा करेंगे। जब आप उस टारगेट को पूरा करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कुछ दिन के बाद। जैसे आपने कल कोई टारगेट लिया और आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया, उसके बाद आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको पहले दिन बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले लेना है, आपको टारगेट धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब अगर अभी तक आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन टारगेट लेके 5 घंटे 6 घंटे कर लोगे। आप 2 घंटे का ही टारगेट रखिए, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ करिए। वही सर जो मैं एग्जैक्टली बोल रहा था कि अगर 1.5 घंटे डेली करना है, उसमें से अगर 45 मिनट की इफेक्टिव भी होती तो वो मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है, लेकिन रेगुलर रखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कंसिस्टेंसी और स्मार्टनेस दोनों मिलकर बनाती हैं हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क आपका हो ही जाएगा। तो यही मेन आपका जो है किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो ये दोनों ही रहते हैं। तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और हिमांशु सर आपके से बात करके और आपसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने जानी है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं आपसे किसी और बेहतरीन इंटरव्यू सेशन के अंदर। एक और इंटरव्यू आपके साथ होगा और वो भी बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।